राघव चड्ढा पर केंद्र का हमला, क्या यही है अग्निवीर योजना की सच्चाई? सीएम शिवराज ने कमलनाथ पर साधा निशाना, जब वो मुख्यमंत्री थे तो रोते रहते थे। तमिलनाडु में बोली सपा सांसद डिम्पल यादव, सपा महिलाओं के अधिकारों की रक्षा के लिए सदैव प्रतिबद्ध। तमिलनाडु में बोली सोनिया गांधी, महिला आरक्षण कानून को लागू कराने के लिए संघर्ष करेंगे। कांग्रेस के और विधायक के कटेंगे टिकट, भूपेश मंत्री ने दिए संकेत। नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया वॉच में। आपके साथ मैं हूं श्रेया कश्यप। खबर जनपद पीलीभीत से है, जहां आदर्श जिला दिव्यांग पुनरावास केंद्र कार्यालय में स्वामी प्रबोधानंद गिरी राष्ट्रीय अध्यक्ष हिंदू रक्षा सेना का आगमन हुआ। स्वामी प्रबोधानंद गिरी ने सुखबीर सिंह भदौरिया एबी के नाम एमके राष्ट्रीय महामंत्री से मुलाकात की, जिसके बाद स्वामी प्रबोधानंद गिरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि आने वाले समय में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम योगी को प्रधानमंत्री के रूप में देखने की आशा जताई तथा लव जिहाद सहित कई मामलों पर विशेष चर्चा की, जिसमें स्वामी प्रबोधानंद गिरी ने बताया कि गाजियाबाद में हम पर हमला हुआ था, जिसे हमलावर कामयाब नहीं हो पाए और कुछ ही समय बाद पुलिस ने हमलावरों को गिरफ्तार कर लिया। भारत के भावी प्रधानमंत्री के रूप में देखना है। भाई आपके मुख में घी शक्कर और मैं ही नहीं देख रहा, पूरे विश्व का हिंदू, मैं पूरे विश्व के हिंदू की बात करा रहा हूं। वह दिन का इंतजार कर रहा है कि योगी भारत का प्रधानमंत्री बने और जितनी जल्दी बन जाए उतना अच्छा है, मेरा ये मानना है। तो भारत का कल्याण तो होगा ही। मैं आपको बताता हूं, योगी के मुख्यमंत्री बनने से पूरे विश्व का कल्याण होगा, क्योंकि पूरे विश्व में जो जिहादी गतिविधि के कारण से मानवता और शांति खतरे में हो गई है, योगी के प्रधानमंत्री बनते ये खतरे से बाहर हो जाएगी। क्योंकि उत्तर प्रदेश में पता ही है, जिहाद खत्म हो गया है, ठीक है, और अशांति भी खत्म हो गई है। तो नेता नहीं सुधरे, नेता भी सुधर जाएंगे, सुधरेंगे, देर लगेगी इनको। नेता उस दिन हम सुधरा हुआ माने जिस दिन ठेकेदारी हिंदुओं देते। आप परमिशन दोगे उसको? राजधानी लखनऊ में काम्या फैशन कार्निवाल शो 2023 का आयोजन, रैंप वॉक पर बिखेरा गया फैशन का जलवा। लखनऊ एजुकेशन पार्टनर ड्रीम जोन के सहयोग से डिज़ाइन गेटे द्वारा प्रस्तुत उद्घाटन फैशन शो किया गया। लखनऊ शहर को रचनात्मक और प्रतिभा का शानदार प्रदर्शन देखने को मिला है। संस्था के चेयरपर्सन तरंग सिंघल ने बताया कि स्टूडेंट करीब 1 माह से इस शो की तैयारी कर रहे थे। शो में 25 मॉडल ने स्टूडेंट द्वारा डिज़ाइन किए गए गारमेंट शूट को पहनकर रैंप वॉक किया है। मुख्य अतिथि सेलिब्रिटी दिनेश मोहन रहे। जब हमारे संवाददाता सूर्य कुमार यादव ने पूछा कि आप कुछ समय पहले बीमार हो गए थे, उसके बाद आपने अच्छा कमबैक किया और आपकी इस फिटनेस का राज क्या है, तो उन्होंने कहा कि ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, आप सबका प्यार है। हम राजधानी लखनऊ के गोमती नगर में मौजूद हैं और यहाँ एक फैशन शो का आयोजन किया गया है, काम्या फैशन शो। सर, काम्या फैशन शो का आयोजन किया गया है, इसके बारे में। काम्या फैशन शो का ये आयोजन करा है क्योंकि कल से नवरात्र चालू हो रहे हैं, उस बेसिस पे काम्या नाम रखा गया है। डिज़ाइन गेटवे ऑर्गेनाइज़र है, जो डिज़ाइन गेटवे ये फैशन शो हर साल ऑर्गेनाइज करेगा। इसमें जो ड्रेसेस हैं वो ड्रीम जोन के स्टूडेंट ने बनाई हैं और यहाँ पे शोकेस करी कि पूरे साल बच्चा क्या पढ़ता है, उसको एक अपॉर्चुनिटी कि कल को उसे कोई अपना बुटीक सेटअप करना हो या कहीं जॉब करनी हो तो एटलीस्ट उसमें एक मनोबल आए, कॉन्फिडेंस आए। हमारे साथ दिनेश मोहन सर भी मौजूद हैं। सर, आपकी अध्यक्षता में किया गया है जी, बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया, और मैं बहुत खुश हूँ यहाँ पे आके। काम्या फैशन कार्निवल तरंग जी ने ऑर्गेनाइज़ किया है, डिज़ाइन गेटवे, मुझे बहुत खुशी है यहाँ आके। सर, आप काफ़ी एक्टर भी हैं और पहले भी मूवियाँ भी की हैं, जैसे सांड की आँख में
क्या कहना चाहेंगे? जी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होता है और मेरा ख्याल है मैं अकेला ऐसा हूँ जो मॉडलिंग और एक्टिंग दोनों में इक्वली सक्सेसफुल हूँ, तो बहुत अच्छा लगता है। सर आपके लाइफ में अभी कुछ पहले बीमारी भी था, उतार चढ़ाव भी है, फिर अच्छा आपने कमबैक भी किया, इसको लेके क्या कहेंगे? जो मॉडल आए हुए हैं यहाँ पे अपना प्रेजेंटेशन भी किया, आपकी अध्यक्षता में उनको क्या कहना चाहेंगे? जी देखिए, जीवन में उम्मीद कभी भी छोड़नी नहीं चाहिए और कभी भी परिवर्तन जो है आ सकता है, सिर्फ अपनी हिम्मत को बनाए रखिए। ये थे दिनेश मोहन सर जी, जो बनाए हैं कि हमारे में उतार चढ़ाव चलता रहता है। कैमरामैन दीपक के साथ सूर्य कुमार, इंडिया वॉच, लखनऊ। अधीर रंजन चौधरी ने एक बात कही है। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले के बेरहमपुर के पास कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी का बिना हेलमेट लगाकर बाइक चलाने का वीडियो वायरल हो गया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर वायरल इस वीडियो में कांग्रेस नेता कार्यकर्ताओं के साथ खुली सड़कों पर बाइक चलाते हुए नजर आए। इसको लेकर सोशल मीडिया पर लोग अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं जाहिर कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर वीडियो पर कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी का कहना है कि अगर पुलिस मुझे दंडित करती है तो कोई समस्या नहीं है, लेकिन जिस जगह मैं बाइक चला रहा था वहां कोई नहीं था। मैंने लंबे समय के बाद सवारी की क्योंकि उस जगह से मेरी यादें जुड़ी हुई हैं। बता दें आपको कि लोकसभा के विपक्ष के नेता अधीर रंजन चौधरी अक्सर अपने किसी न किसी बयान को लेकर विवादों में बने रहते हैं। अधीर रंजन पश्चिम बंगाल के बेरहमपुर सीट से लोकसभा सांसद हैं। कांग्रेस सांसद अधीर रंजन ने साल 2022 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को लेकर के भी एक विवादित टिप्पणी की थी, जिसके बाद सियासी हलके में बवाल खड़ा हो गया। इस मामले में राष्ट्रीय महिला आयोग ने अधीर रंजन को तलब भी किया था। वहीं कांग्रेस नेता ने राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर विवादित ट्वीट करके नया बवाल खड़ा किया था। पिछले साल राजीव की 30वीं पुण्यतिथि पर पूर्व पीएम राजीव गांधी को याद करते हुए उन्होंने अपने आधिकारिक अकाउंट से ट्वीट किया, जब कोई बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में सपा कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ेंगे। इसे लेकर अखिलेश यादव व पार्टी महासचिव शिवपाल सिंह यादव के बीच गठबंधन के प्रत्याशी घोषित करने को लेकर के चर्चा हुई। इसके बाद अखिलेश मध्य प्रदेश के पदाधिकारी व टिकट के दावेदारों के साथ मुलाकात की। मध्य प्रदेश में 2018 के अंत में हुए विधानसभा चुनाव में सपा ने बीजावर सीटें जीती थी। रामगोपाल यादव और कांग्रेस के एमपी के प्रभारी महासचिव रणदीप सुरजेवाला के बीच कई राउंड की बातचीत हुई। राजनीतिक सूत्रों के मुताबिक सपा को 7 सीटें दी जाएंगी, जबकि 2 और पर सपा नेताओं का दावा किया गया। यह दावा भी कांग्रेस हाईकमान के सामने प्रस्तुत कर दिया गया। अंतिम निर्णय वहीं से लिया जाएगा। तेलंगाना में विधानसभा चुनाव की तारीखों को ऐलान होने के बाद सत्तारूढ़ दल भारत राष्ट्र समिति ने रविवार को अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी कर दिया। बीआरएस के मैनिफेस्टो में जनता के लिए कई लोग लुभावन वादे किए गए। बीआरएस ने घोषणा पत्र में सभी पात्र परिवारों को 400 रुपए में गैस सिलेंडर उपलब्ध कराने का वायदा किया। घोषणा पत्र में कहा गया कि पार्टी राय बंधु योजना के तहत मिलने वाली राशि को 10,000 रुपए से धीरे धीरे बढ़ाकर 16,000 रुपए प्रतिवर्ष करेगी। बीआरएस प्रमुख के चंद्रशेखर राव ने घोषणा पत्र जारी करते हुए कहा कि दिव्यांग लोगों के लिए सामाजिक सुरक्षा पेंशन 6,000 रुपए तक बढ़ाई जाएगी। इसके अलावा तेलंगाना में 93 लाख बीपीएल परिवारों को केसीआर बीमा योजना में 5 लाख रुपए का बीमा मिलेगा। बीआरएस प्रति परिवार 10 लाख रुपए अनुदान की दलित बंधु योजना भी जारी रखेगी। केसीआर भीम प्रथा आतंकी धीमा योजना के तहत सभी बीपीएल कार्ड धारकों के लिए 5 लाख बीमा योजना 100% प्रीमियम का भुगतान सरकार एलआईसी के माध्यम से करेगी। वहीं इसके अलावा पार्टी ने राज्य में आर्थिक रूप से पिछड़े छात्रों के लिए 119 आवासीय विद्यालय बनाने का भी वादा किया है। साथ ही पार्टी महिला स्वशक्ति समूहों के लिए भवन का निर्माण भी करवाएगी। माफिया मुख्तार अंसारी और उसके परिवार के लोगों के खिलाफ शासन की कार्रवाई जारी है। ईडी ने शनिवार को मुख्तार और उसके बेटे और मऊ सदर के विधायक अब्बास अंसारी की गाजीपुर और मऊ में
73.43 लाख रुपए की संपत्ति धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत कुर्क कर ली है। इनमें गाजीपुर जिले के सदर तहसील के मौजा रजेदपुर देहाती में 1538 वर्ग फुट जमीन, उस पर बनी इमारत और मऊ के सदर तहसील के मौजा जहांगीराबाद में स्थित 6020 वर्ग फीट की जमीन शामिल है। ईडी ने बताया कि अब्बास ने 6 संपत्तियों को मात्र 71.94 लाख रुपए में हासिल किया था। इसके अलावा ईडी ने धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत मुख्तार के बैंक में जमा 1.5 लाख रुपए की राशि को कुर्क किया है। वहीं ईडी ने इससे पहले मुख्तार, उसकी पत्नी आफशा अंसारी और उसके परिवार द्वारा नियंत्रण वाली कंपनी विकास कंस्ट्रक्शन से जुड़ी 1.5 करोड़ रुपए की 7 अचल संपत्तियों को जब्त किया था। कर्नाटक में इस समय सूखे की मार झेल रहा है। यही वजह है कि किसानों को करोड़ों का नुकसान उठाना पड़ रहा है। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने केंद्र से 4,860 करोड़ रुपए की मांग की। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने रविवार को कहा कि इस साल सूखे की वजह से कर्नाटक के किसानों को 30,000 करोड़ का नुकसान हुआ है। उन्होंने कहा कि राज्य के 236 में से 216 तुगलकों को सूखाग्रस्त घोषित किया गया। सिद्धारमैया ने ऐतिहासिक मैसूर दशहरा उत्सव के उद्घाटन के दौरान लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य में 42 लाख हेक्टेयर फसल का नुकसान हुआ है। उन्होंने कहा कि सिद्धारमैया राज्य सरकार किसानों को पीने के लिए पानी, चारे मवेशियों के लिए पानी, रोजगार और अन्य राहत उपायों के लिए इनपुट सब्सिडी प्रदान करेगी। यही वजह है कि किसानों को काफी ज्यादा नुकसान उठाना पड़ रहा है। सूबे की राजधानी लखनऊ में ठगी करने वाला मामला सामने आया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का प्रोटोकॉल अधिकारी एवं सचिव निवेश उत्तर प्रदेश सरकार बनकर विभिन्न विभागों में ट्रांसफर, पोस्टिंग और महत्वपूर्ण राजनीतिक पद, टेंडर दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले 2 आरोपी को एसटीएफ ने हिरासत में लिया। ठगी करने वाला आरोपी रामशंकर गुप्ता और आशीष गुप्ता दुबे बीसलपुर थाना कोतवाली बीसलपुर पीलीभीत का रहने वाला है, जो कि वर्तमान में विष्णुपुरी कोतवाली विस्तार थाना अलीगंज लखनऊ में रह रहा था। वहीं दूसरा आरोपी अरविंद्र त्रिपाठी उर्फ गणेश त्रिपाठी उर्फ गुरुजी केशवपुरम अशोक विहार नई दिल्ली का निवासी है। जानकारी के मुताबिक ये दोनों शातिर ठग लोगों को ट्रांसफर, पोस्टिंग और महत्वपूर्ण राजनीतिक पद, टेंडर दिलाने के नाम पर पैसे हड़पते थे, फिर फरार हो जाते थे। दोनों आरोपी के तलाश में एसटीएफ काफी समय से थी और शनिवार को लखनऊ के गोमती नगर विभूति खंड इलाके से दोनों आरोपियों को धर दबोच कार्रवाई कर जेल भेज दिया गया। छत्तीसगढ़ के मंत्री ताम्रध्वज साहू ने कहा कि कांग्रेस ने इस चुनाव में 75 से ज्यादा सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है। साहू का यह बयान ऐसे समय पर आया जब कांग्रेस ने रविवार को अपने प्रत्याशियों की पहली सूची जारी की। इस सूची में 30 उम्मीदवारों के नाम घोषित किए गए। ताम्रध्वज साहू ने कहा कि हमारी सरकार उस दिशा में काम कर रही है। हमारे पास अभी 71 सीटें हैं और हमारा सारा काम अब की बार 75 पार पर केंद्रित है। वहीं आने वाले समय में भी ऐसा हो सकता है, यानी कि साहू ये स्वीकार कर रहे हैं कि विधायकों का टिकट कट सकता है। उधर प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैच का कहना है कि पार्टी ने उन्हें चित्रकूट सीट से लड़ने के लिए कहा है। दीपक बैच ने कहा कि पार्टी ने मुझे चुनाव लड़ने के लिए कहा और मैं चित्रकूट से नामांकन पत्र दाखिल करूंगा। वहीं बीजेपी ने उन लोगों के टिकट दिया है जिन्हें जनता ने पहले ही खारिज कर दिया है। बैज ने कहा कि कांग्रेस किसी को भी उम्मीदवार बनाए वह जीतेगा। प्रत्येक सीट पर विचार के उम्मीदवार घोषित किए जाएंगे। बीजेपी ने उन्हें टिकट दिया है जिन्हें जनता नाकार चुकी है, वो ऐतिहासिक रूप से जीतेंगे। आने वाली लिस्ट में महिलाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी। इस सूची में सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया है। राजनंद सीट, जहां से कांग्रेस ने गिरीश देवागन को
उम्मीदवार बनाया। महत्वपूर्ण बात यह है कि यहां से बीजेपी ने पूर्व सीएम रमन सिंह को टिकट दिया है। ऐसे में गिरीश देवांगन को यहां बड़ी चुनौती मिलने के आसार हैं। टिकट मिलने की घोषणा के बाद गिरीश देवांगन की प्रतिक्रिया आई है। उधर गिरीश देवांगन ने कहा कि मैं तो पार्टी का सिपाही हूं और पार्टी के सिपाही को जो निर्देश हाईकमान ने दिया और हमारे नेताओं ने मुझ पर जो विश्वास किया उसके आधार पर मैं राजनांदगांव का चुनाव लड़ने जा रहा हूं और हम जीतेंगे। वहीं इनमें से 3 पर कांग्रेस का कब्जा है और केवल 1 सीट के पास बीजेपी है। सीएम बघेल ने दावा किया है कि बीजेपी राजनांदगांव में इस बार खाता नहीं खोल पाएगी, यानी एक तरह से दावा कर रही है कि रमन सिंह चुनाव हार जाएंगे। पहली सूची में 22 मौजूदा विधायकों पर भरोसा जताया गया। इसी सूची में सीएम भूपेश बघेल, डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव, विधानसभा अध्यक्ष चरण दास महंत समेत सभी मंत्रियों को स्थान दिया गया है। पार्टी ने अपने प्रदेश अध्यक्ष और सांसद दीपक बैज को भी चुनाव मैदान में उतारा है। सर, आपको रमन सिंह के खिलाफ फील्ड किया गया है, कांग्रेस ने फील्ड किया है, जो 3 बार के सीएम रहे हैं, कैसे देखते हैं? मैं तो पार्टी का सिपाही हूं और पार्टी के सिपाही को जो निर्देश हाईकमान से हमारे नेताओं ने जो विश्वास किया है उसके आधार पर मैं राजनांदगांव का चुनाव लड़ने जा रहा हूं और जीतेंगे। वो क्या मुद्दे रहेंगे जिनको लेकर रमन सिंह के खिलाफ उतरेंगे? वो क्या मुद्दे रहेंगे जिनको लेकर रमन सिंह? विकास का मुद्दा है। 15 साल का मुख्यमंत्री होने के बाद भी राजनांदगांव के विकास के लिए उन्होंने कोई काम नहीं किया, जिसे वहां की जनता समझ रही है और बदलाव। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने कांग्रेस के उम्मीदवारों की पहली सूची जारी होने पर अपनी प्रतिक्रिया दी। सीएम बघेल ने कहा कि सूची बहुत अच्छी है और लोगों में बहुत उत्साह है। सीएम बघेल ने साथ ही दावा किया कि गिरीश देवांगन राजनांदगांव में पूर्व सीएम रमन सिंह को मात देंगे। सीएम बघेल ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि नवरात्रि का पहला दिन है, माता रानी की कृपा सब पर बनी रहे। कांग्रेस की पहली सूची जारी हुई, बहुत अच्छी सूची है, लोगों में जबरदस्त उत्साह है। राजनांदगांव में कांग्रेस ने गिरीश देवांगन को रमन सिंह के खिलाफ उतारा है। इस पर रमन सिंह ने कहा कि गिरीश देवांगन रमन सिंह को पटखनी देंगे। सीएम बघेल अपने पहले भी ये दावा कर चुके हैं कि राजनांदगांव में बीजेपी अपना खाता नहीं खोल पाएगी। उन्होंने ये दावा तब किया जब बीजेपी ने अपनी दूसरी सूची जारी की, जिसमें पूर्व सीएम रमन सिंह को अपना उम्मीदवार घोषित किया गया। राजनांदगांव रमन सिंह का क्षेत्र है। सीएम बघेल को कांग्रेस ने पाटन से उम्मीदवार बनाया। उनका मुकाबला यहां बीजेपी के उम्मीदवार और उनके रिश्तेदार विजय बघेल से होगा। डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव को अंबिकापुर से टिकट दिया गया है, जहां से वो फिलहाल विधायक भी हैं। इनके अलावा गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू को दुर्ग ग्रामीण, विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत को शक्ति और मंत्री मोहन मरकाम को कोंडागांव से टिकट दिया गया है। बैच ने चित्रकूट से 2018 का विधानसभा चुनाव जीता था, लेकिन 2019 में लोकसभा चुनाव में विजयी होने के बाद उन्हें ये सीट खाली कर दी थी। सर, और क्या ट्वीट के लिए सर यही चीज आज पहली लिस्ट जारी हुई। नवरात्रि का आज पहला दिन, सबको माता रानी की कृपा सबकी बनी रहे और आज कांग्रेस की पहली सूची जारी हुई है। बहुत अच्छी सूची है और इसमें जबरदस्त उत्साह लोगों में। राजनांदगांव से रमन सिंह का गिरीश देवांगन आमने सामने है। गिरीश देवांगन पटकनी देंगे, निश्चित है। गोरखपुर के दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। यहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एसबीआई शाखा के 100 वर्ष पूरे होने पर कार्यक्रम में शामिल हुए। सीएम योगी कार्यक्रम को संबोधित करते हुए बोले कि आप सभी लोगों को नवरात्रि की शुभकामनाएं। एसबीआई के 100 वर्ष नवरात्रि के दिन पूरे हुए हैं। एसबीआई गोरखपुर में अपना कार्य कर रहा है। 2014 के बाद से बैंकिंग में तेजी आई है। बैंक की शानदार यात्रा के लिए बधाई। पहले जनप्रतिनिधि सरकारी भवन में कब्जा करते थे, किसानों को जनधन योजना के तहत लाभ मिल रहा। अभी भी बैंक क्षेत्र में काम करने की जरूरत है। पैसा जमा करने की पूंजी नहीं बढ़ेगी, पैसे के लेन देन से ही बैंकों की पूंजी बढ़ेगी। अब गोरखपुर में उद्योग धंधे बढ़ रहे हैं। गोरखपुर में नए नए उद्योग आ रहे हैं। योजनाओं के साथ युवाओं को जोड़ने की जरूरत है। गोरखपुर में स्थापित की होगी, उन्होंने भी नहीं सोचा होगा कि 100 वर्ष के बाद जब 15 अक्टूबर 2023 को इस बैंक को 100 वर्ष पूरे होंगे तो उस दिन शारदीय नवरात्रि का पहला दिन होगा। हम सब जानते हैं 1806 में
आज का जो भारतीय स्टेट बैंक है, यह इंपीरियल बैंक के रूप में, बैंक ऑफ कोलकाता के रूप में, इसकी स्थापना 1806 में कोलकाता में होती है और इंपीरियल बैंक के रूप में इसने अपनी यात्रा प्रारंभ की। यानी आप देखेंगे इसकी यात्रा को अलग अलग क्षेत्रों में किस रूप में बढ़ता गया। 1806 में कोलकाता में, 1840 में मुंबई में, 1843 में मद्रास में और इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया 1921 में का स्टेट बैंक की स्थापना 1 जुलाई 1955 को स्थापित होती है और फिर ये प्रक्रिया आगे बढ़ते बढ़ते आज यहां पर आपने देखा होगा कि किस प्रकार की एक लंबी यात्रा के साथ एक ब्रांच जो बनी थी गोरखपुर में, और उस समय यद्यपि प्रस्ताव यहां का जो इसके बारे में इंपीरियल बैंक के का प्रस्ताव गोरखपुर से जो गया था वह 1880-82 में जा चुका था, लेकिन बैंक के बोर्ड ने उसको खारिज कर दिया था क्योंकि उनको लगता था कि बैंक अपना खर्चा नहीं निकाल पाएगा। 1892 में फिर दूसरा प्रस्ताव जाता है तो वह कंसीडर तो होता है, लेकिन 1923 में इसकी सहमति मिलती है और 15 अक्टूबर 1923 को यह बैंक स्थापित होता है, जो गोरखपुर का आज मुख्य भारतीय स्टेट बैंक की जो मुख्य शाखा है, मुख्य भवन है, वह भारतीय स्टेट बैंक की यही भवन है जो आज से ठीक 100 वर्ष पहले गोरखपुर वासियों के लिए, इस कमिश्नरी वासियों के लिए यह बैंक यहां पर विकास की एक पायदान के रूप में सहयोग करने के लिए आगे बढ़ा था। आज अपने 80 ब्रांच के साथ, 439 ग्राहक सेवा केंद्र के साथ, 236 एटीएम और कियोस्क के साथ, 21 लाख खातेधारकों के साथ और कुल 11,500 करोड़ रुपए के जमा पूंजी के साथ भारतीय स्टेट बैंक गोरखपुर में अपना कार्य कर रहा है। हम सब जानते हैं कि 2014 के बाद बैंकिंग सेक्टर में क्रांतिकारी बदलाव आए हैं और वह बदलाव किस रूप में देखने को मिले। प्रधानमंत्री जी ने भ्रष्टाचार पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए जिस एक व्यवस्था को आगे बढ़ाया, इसमें जनधन आधार के साथ जोड़ते हुए बैंक को उसके साथ लिंक कर दिया। आज कोई भी पैसा है, हम डीबीटी के माध्यम से इस धनराशि को सीधे लाभार्थी के खाते में पहुंचाते हैं। नगद लेन देन लगभग बंद हो गया है। यूपीआई आज दुनिया के अंदर सबसे बेहतरीन कार्य करने वाला एक व्यवस्था बन चुकी है, जो भारत की देन है। और इसलिए आज के इस अवसर पर जब भारतीय स्टेट बैंक की गोरखपुर की इस मुख्य शाखा के 100 वर्ष पूरे हो रहे हैं, बैंक की शानदार यात्रा के लिए मैं पूरे बैंक, इस भारतीय स्टेट बैंक को, गोरखपुर के जितने भी हमारे भारतीय स्टेट बैंक से जुड़े हुए अधिकारी हैं, कार्मिक हैं, इन सबको मैं हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। गोरखपुर के विकास में भी इस बैंक की एक बड़ी भूमिका है। आज गोरखपुर में नए नए उद्यम लग रहे हैं, विकास के नए नए कार्य हो रहे हैं। अभी सांसद जी ने बताया था, यद्यपि उनकी आवाज थोड़ा अटक रही थी। आज अटक इसलिए रही थी, ऐसा था कि जब वो रह रहे थे तो लगभग 1-2 साल, 1-1.5 साल जब वो सर्किट हाउस में रह रहे थे तो मैंने उनको कहा, मैंने कहा भी सरकारी भवन तो खाली करोगे और सरकारी भवन में रहना उचित नहीं होता है। बहुत लंबे समय तक फ्री में रहना उचित नहीं होगा, क्योंकि एक प्रवृत्ति थी। आपने देखा होगा कुछ वर्ष पहले एक प्रवृत्ति
मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के कद्दावर नेता दिग्विजय सिंह ने पार्टी की प्राथमिकता सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। ऐसा इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इससे जुड़ा हुआ एक पत्र जमकर वायरल हो रहा है। हालांकि दिग्विजय सिंह ने इस्तीफे की बात को सिरे से खारिज कर दिया। एक्स पर कांग्रेस की प्राथमिकता सदस्यता से इस्तीफा के संबंध में विषय से जुड़ा हुआ दिग्विजय सिंह का एक और पत्र वायरल हो रहा है। हालांकि दिग्विजय सिंह ने इस पत्र को फर्जी बताया। उन्होंने कहा कि मैं इस मामले में पुलिस में शिकायत दर्ज करा सकता हूं। कांग्रेस नेता दिग्विजय ने कहा कि भाजपा झूठ बोलने में माहिर है। इसी बीच वायरल हो रहे पत्र को लेकर राजनीतिक हलकों में हलचल तेज हो गई है। हालांकि दिग्विजय सिंह ने इस पर पत्र का झूठा करार दिया है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉच। नमस्कार।